आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। भारत दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ कुछ वर्ल्ड लेवल के रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं। लाखों लोगों के लिए एजुकेशन सफलता का मार्ग है, गरीबी से बाहर निकलने का टिकट है और बेहतर भविष्य का सपना है। लेकिन क्या होता है जब उसे सपने की कीमत बहुत अधिक हो जाती है और वादा किया गया भविष्य पहुंच से बाहर ही नहीं बल्कि बहुत दूर हो जाता है। भारत कुछ सबसे बड़ी महंगी डिग्रियों का भी घर है। ये डिग्रियां वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एंड एक्साइटिंग करियर के लिए सीधा रास्ता देने का वादा करती हैं, लेकिन किस कीमत पर? भारत में शिक्षा की लागत पिछले कुछ दशकों में आसमान छू गई है, खासकर स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड करवाने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। मेडिसिन, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में डिग्री की कीमत आसानी से लाखों रुपए तक होती है। आइए थोड़ा सा डिग्रियों की कीमत के बारे में जान लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ज्यादा फेमस और एक्सपेंसिव डिग्री एमबीए की। एमबीए डिग्री को अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री का रास्ता माना जाता है। भले ही यह आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करने की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए एक भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। आज के समय में एमबीए की डिग्री को पूरा करने के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ फीस के रूप में खर्च करने पड़ सकते हैं। ये तो सिर्फ फीस की कहानी है। फीस के अलावा रहने, खाने, किताबों, असाइनमेंट जैसे बहुत से खर्चे होते हैं जो इस डिग्री को एक आम आदमी से पहुंच से बाहर बना देते हैं। तो वहीं इसे काफी ज्यादा खर्चीला भी बनाते हैं। यही कारण है कि यह भारत में सबसे महंगी डिग्रियों में से एक है। अधिकतर स्टूडेंट्स जो एमबीए करते हैं वो या तो बैंक से लोन लेते हैं या फिर बाजार से कर्ज उठाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। एमबीए में प्रवेश करते समय उन्हें ये उम्मीद होती है कि जब वे अपनी एक बार एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जो उनके कर्ज, लोन और उनके सपनों को आसानी से पूरा कर देगी। लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। जहां उन्हें एक हाई पेइंग जॉब की उम्मीद होती है, वहां उन्हें कुछ हजार रुपए की मासिक जॉब मिलती है जो कि बैंक के इंस्टॉलमेंट चुकाने में ही खर्च हो जाती है। तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स को तो जॉब ही नहीं मिल पाती, जिसके कारण उन्हें अपनी डिग्री की काबिलियत और स्किल से मैच नहीं करने वाली छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करना पड़ता है। भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की फीस अलग अलग है। उदाहरण के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में एमबीए प्रोग्राम की फीस 15 लाख से 28 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा दूसरे वर्ल्ड लेवल बिजनेस स्कूल्स में ये फीस 30 लाख तक पहुंच सकती है। ऑन एवरेज भारत के टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस से एमबीए की डिग्री पूरा करने की लागत 15 लाख से 25 लाख के बीच होती है और ये सारा पैसा स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 साल में ही खर्च करना पड़ता है। फिर भी भारत में करीब हर साल 3 लाख युवा एमबीए की डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें हर साल 3 लाख जॉब सिर्फ एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए चाहिए, जो कि काफी चैलेंजिंग है। बात करें एमबीए ग्रेजुएट्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, तो भारत में एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 71% है। इसका मतलब है कि लगभग 29% एमबीए ग्रेजुएट वर्तमान में बेरोजगार हैं। ऐसा तो तब है जब पूरी दुनिया में तेजी से प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स की मांग बढ़ती जा रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ ऐसा है जिसके कारण बाजार में नौकरी होने के बावजूद भारत के एमबीए ग्रेजुएट बेरोजगार रह जाते हैं। अब बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे महंगी डिग्री एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की। डॉक्टर बनना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की डिग्री फीस चौंकाने वाली होती है, जो अक्सर 1 करोड़ से भी अधिक होती है। एमबीबीएस के लिए इतना खर्च करने के बाद भी स्टूडेंट्स को आसानी से नौकरी नहीं मिल पाती। उसका कारण है इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन का होना। भारत में कॉलेज के हिसाब से एमबीबीएस की फीस बदलती रहती है। जैसे कि सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री को पूरा करने के लिए आपको हर साल 5,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक की फीस भरनी पड़ती है। तो वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने के लिए आपको हर साल 12 लाख से 45 लाख रुपए तक की फीस चुकानी पड़ती है।
एमबीबीएस की डिग्री को पूरा करने में लगभग 5.5 साल का लंबा वक्त लगता है और इस दौरान एक स्टूडेंट को अपनी डिग्री को पूरा करने के लिए लगभग 1.15 करोड़ तक खर्च करने पड़ जाते हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट्स के संबंध में सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है। हर साल भारत में 80,000 स्टूडेंट एमबीबीएस की डिग्री पूरी करके जॉब की तलाश में कॉलेज से बाहर आते हैं, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए हमें 80,000 जॉब्स की जरूरत है हर साल। बात करें भारत में मेडिकल डिपार्टमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो ये लगभग 70.2% है और ये 14.9% तक वेरी करता है। इसके अलावा कई मेडिकल ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करते हैं जहां वे उन पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं जो उनकी एबिलिटीज एंड स्किल का पूरी तरह से सहयोग करती है या उपयोग करती है। ऐसी ही बात करें इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक की तो भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सबसे पॉपुलर फील्ड में से ये एक है, लेकिन देश भर में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज होने के कारण सभी कॉलेज की फीस एक जैसी नहीं है। ऐसे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लाखों खर्च करने के बावजूद डिग्री पूरी होने के बाद बहुत मुश्किल से जॉब मिल पाती है। यदि जॉब मिलती भी है तो मुश्किल से 10 से 20 हजार सैलरी की, जिससे खुद का खर्च चलाना और पढ़ाई के लिए लिए गए कर्ज को चुकाना ही काफी मुश्किल हो जाता है। भारत में इंजीनियरिंग डिग्री के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक यदि आप सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो आपको हर साल 1,25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक फीस भरनी होगी। तो यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो आप हर साल 4 लाख से 10 लाख रुपए फी में भरते हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा होने में 4 साल का वक्त लगता है। इस दौरान एक स्टूडेंट की फीस के रूप में 5 लाख से लेकर 40,000 रुपए तक खर्च होता है। लेकिन बावजूद इसके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी निराशाजनक है। भारत में हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की अपनी डिग्री पूरी करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि लगभग 20 से 30% युवाओं को ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आसानी से एक अच्छी खासी जॉब मिल पाती है। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 60% युवा इंजीनियरिंग की इतनी महंगी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साल काफी बड़ी संख्या में युवा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके बाहर आते हैं, लेकिन इतने युवाओं के लिए बाजार में कोई जॉब उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में या तो उन्हें बहुत कम सैलरी पर जॉब मिलती है या फिर उनकी स्किल्स और डिग्री के अपोजिट कोई जॉब करनी पड़ती है। ऐसे में बीडेस या फिर एमडेस डिग्री के लिए भी स्टूडेंट को काफी मोटी फीस भरनी होती है और वे ऐसा सिर्फ इस उम्मीद से करते हैं कि उन्हें डिग्री कंप्लीट करने के बाद हाई पेइंग जॉब आसानी से मिल जाएगी और वे अपने सपनों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, लेकिन होता इसके एकदम अपोजिट है। भारत में बीडेस या एमडेस डिग्री को पूरा करने के लिए लगभग एक स्टूडेंट को 60 लाख रुपए तक खर्च करना होता है, लेकिन बावजूद इसके उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है और अपनी डिग्री पूरी करने के चक्कर में वो पूरी जिंदगी उसी कर्ज को चुकाने में मेहनत करता रहता है। बीडेस एमडेस डिग्री के मामले में अपनी बेरोजगारी का डेटा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बीडेस एमडेस की डिग्री वाले 77.5% स्टूडेंट को कोई जॉब नहीं मिलती और वे बेरोजगारी का शिकार होते हैं। ये तो सिर्फ 3 डिग्री कोर्सेज का हाल है। इसके अलावा भी काफी महंगे और प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज मौजूद हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यदि हर एक डिग्री का डेटा रिलीज कर दिया जाए तो स्थिति कितनी भयावह है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब इतनी महंगी और प्रोफेशनल डिग्रीज पूरी करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है तो उसका कारण क्या है? बाजार में नौकरियों का नहीं होना भी एक कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है कि आजाद भारत की 70 साल की यात्रा में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आज भी वर्ल्ड लेवल और जॉब क्रिएट करने वाला नहीं बना सके। इसके लिए आज बाजार में जितनी भी नौकरियां मौजूद हैं, उन नौकरियों के मुकाबले हाथ में डिग्री लिए युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इन महंगे डिग्री कोर्सेज में सिखाए जाने वाले स्किल्स और बाजार में मौजूद जरूरत के बीच बहुत ज्यादा गैप है। इसके कुछ कारण है, जैसे कि आज भी देश में आज़ादी के समय तय किए गए एजुकेशनल सिस्टम को ही फॉलो करना। पिछले 70 सालों की आज़ादी में इस यात्रा में सत्ताधारी पार्टियों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं किया। न ही उन्होंने बदलते बाजार के हिसाब से अपने व्यापारिक शिक्षा को बदलने की जहमत उठाई। आज भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो 70 साल पुराना है और इन 70 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल गई है। कहने को तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देश में कंप्यूटर हम लेकर आए थे, लेकिन उनसे मुझे ये पूछना था कि जब देश में कंप्यूटर तुम लेकर आए थे तो देश में डिजिटल क्रांति 2014 के बाद क्यों आई?
क्यों देश में इतने सालों में कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर एंड सिक्योरिटी के फील्ड में स्टार्टअप पैदा नहीं हुए? 70 सालों तक इस देश की आबो हवा को इस तरह बदला गया कि यहां मालिक नहीं नौकर पैदा किए गए। बड़ी बड़ी कंपनियों को देश में स्थापित करने की बजाय करप्शन में डूबे रहे और देश को दीमक की तरह खोखला किया। आज देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है पुरानी शिक्षा व्यवस्था, पुराना पाठ्यक्रम जिसकी आज के समय में कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आज के एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसके कारण डिग्री पूरी करके बाहर आने वाले युवा को पूरी तरह से स्किललेस माना जाता है और यही कारण है कि उन्हें उनकी डिग्री के कंपैरिजन में बहुत ही कम सैलरी वाली जॉब मिलती है। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इस शिक्षा नीति को इस तरह से बनाया गया है कि तेजी से बदलते बाजार के अकॉर्डिंग युवाओं को तैयार किया जा सके और धीरे धीरे बेरोजगारी को कम किया जा सके। इसके लिए कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि लगातार बदलते बाजार को ध्यान में रखकर कोर्स को लगातार अपडेट करते रहना, ताकि बदलते बाजार के साथ बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। इसके अलावा छात्रों को उनके करियर के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए करियर काउंसलिंग करना, ताकि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें जॉब ढूंढने की या करियर का रास्ता चुनने की आजादी मिले।